आज का हमारा विषय है कॉलरिज का काव्य चिंतन। इसमें हम लोग कॉलरिज द्वारा दिए गए स्वच्छंदतावाद पर विचार और उसके कल्पना संबंधी अवधारणाओं पर अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। ठीक है। कॉलरिज के रचनाकार व्यक्तित्व के तीन पक्ष हैं। पहला आलोचक रूप, दूसरा कवि रूप तथा उनके व्यक्तित्व का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद के दर्शन को स्पष्ट करना एवं अपने समकालीन रचनाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करना। अब कॉलरिज और स्वच्छंदतावाद के बारे में विचार जानते हैं। स्वच्छंदतावाद, जिसे रोमांटिक युग भी कहा जाता है, का समय अंग्रेजी साहित्य में प्रायः 1785 ईस्वी से माना जाता है। कविता के क्षेत्र में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन था जिसने बृहत्तर पाठक समाज तथा तत्कालीन लेखकों को गहराई से प्रभावित किया। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के साथ साथ इस युग के अन्य कवियों में विलियम ब्लैक, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली तथा जॉन कीट्स इस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। स्वच्छंदतावादी कविता का स्वरूप, उसके दर्शन तथा उसकी सैद्धांतिक को स्पष्ट करने में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज द्वारा संपादित लिरिकल बैलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसने किसी भी प्रकार के अनुशासन की परिपाटी का पूर्ण रूप से अस्वीकार किया। एक दृष्टि से इस आंदोलन ने क्लासिकल युग की शास्त्रीयता को तोड़ा। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने प्रकृति को सर्वाधिक महत्व दिया। इस युग को कवियों का नारा ही है, प्रकृति की ओर लौटो। विलियम वर्ड्सवर्थ इस युग के ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रकृति को सर्वाधिक प्रेरक और शक्तिशाली माना है। अब कॉलरिज द्वारा कल्पना संबंधी अवधारणाएं और उसके आयामों पर चर्चा करते हैं। कॉलरिज पहले ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने कविता की रचना प्रक्रिया में कल्पना की महती भूमिका को अपनी आलोचना के माध्यम से रेखांकित किया है। कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद दिए हैं: प्राथमिक कल्पना, प्राइमरी इमेजिनेशन, और अनुषंगिक यानी द्वितीयक कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राथमिक कल्पना में कहते हैं कॉलरिज कि दृश्यमान जगत की अनेक वस्तुएं, पदार्थ, प्राणी एवं स्थान को ग्रहण करने वाली शक्ति ही प्राथमिक कल्पना है। इस प्रकृति और संसार की अनेक वस्तुओं और पदार्थों को हम देखते हैं, किंतु प्राथमिक कल्पना ही वह कारण है जिससे चीजें सुसंगत, व्यवस्थित और आवयविक रूप से हमारे मस्तिष्क में जगह बना पाती है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक चीज़ों का देखते हैं, जैसे फूल, पेड़, पहाड़, नदी, झरने, मोटर गाड़ी, इमारतें। इन सभी चीज़ों की एक छवि हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। यही प्राथमिक कल्पना है। दूसरा है द्वितीयक कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन। अनुषांगिक कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके कारण वह विभिन्न वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों को अपना अपनी इच्छा के अनुसार निर्मित करता है। जो वस्तुओं को अलग प्रकार से देखती हैं वही द्वितीय कल्पना है। कॉलरिज ने फैंसी पर भी रचना की है। उन्होंने अब हम फैंसी की स्वरूप और आयाम के बारे में जानते हैं। जो विशेषतः कॉलरिज ने ही ये किया है। फैंसी को हिंदी में रम्य कल्पना, ललित कल्पना तथा बिंब निर्मात्री शक्ति अलग अलग नामों से जाना जाता है। वस्तुतः कॉलरिज ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने फैंसी के स्वरूप एवं आयाम पर गंभीरता से विचार किया और उसे कल्पना से सर्वथा अलग किया। फैंसी या रम्य कल्पना देश और काल के बंधन से मुक्त स्मृति का ही एक रूप है और यह योजक के रूप में कार्य करती है। दूसरे शब्द में अगर कहें तो फैंसी या रम्य कल्पना का स्वरूप सृजनात्मक न होकर रचनाकार द्वारा कभी किसी समय में देखे हुए किसी दृश्य या चित्र को अनंतर किसी भी
संदर्भ में प्रस्तुत कर देना होता है। कल्पना में रचनाकार दो भिन्न वस्तुओं के संयोजन से एक नई वस्तु का निर्माण कर देता है, जबकि फैंसी में दोनों वस्तुएं अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसके फैंसी और कल्पना में अंतर को देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट है, कल्पना का स्वरूप सृजनात्मक होता है, जबकि फैंसी यांत्रिक होती है। अगला पॉइंट है, कल्पना योगी की तरह है, योगिक की तरह, और फैंसी मिश्रण है। कल्पना शक्ति सदैव उदात्त और गरिमामयी शब्दबिंबों का निर्माण करती है, जबकि फैंसी विशिखल और अगंभीर भी हो सकती है। कल्पना शक्ति सुसंबद्ध और सुगठित होती है, जबकि फैंसी केवल असमान वस्तुओं या बिंबों को एकत्र रखना भर है। कॉलरिज ने काव्य भाषा की संकल्पना के बारे में भी कुछ कहा था, उसको भी हम लोग देखते हैं। कविता की रचना प्रक्रिया के दौरान सामान्य भाषा का आधार ग्रहण करते हुए तथा उसमें अपना अनुभव और व्यक्तित्व का समावेश करते हुए रचनाकार जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम काव्य भाषा कहते हैं। कॉलरिज काव्य भाषा पर विचार करते हुए लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति से उसके अपने ज्ञान, मेधा तथा संवेदना की गहराई के कारण अलग होती है। साथ ही किसी भी व्यक्ति की भाषा सर्वप्रथम तो अपने निजी वैशिष्ट्य को समाहित किए होती है, इसके बाद उसमें अपने जातीय समाज के गुण सन्निहित होते हैं, और तीसरे स्तर पर उसकी भाषा सार्वजनिक वाक्यांशों और पदों से युक्त होती है। कॉलरिज ने अपने काव्य भाषा विषयक चिंतन में सार्वजनिक भाषा की संकल्पना पर जोर दिया है। अब हम कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ द्वारा काव्य भाषा संबंधित चिंतन का तुलनात्मक विवेचन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो स्वच्छंदतावादी कवि हैं और उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों अंग्रेजी की रोमांटिक कविता के प्रसिद्ध कवि हैं, आलोचक हैं और चिंतक के रूप में भी दोनों रचनाकारों की ख्याति है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की मैत्री भी साहित्य जगत में ख्यात है और इसी मैत्री का परिणाम था लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। इस संग्रह के संपादक कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ थे और इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी कहा गया। अब हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखते हैं इनमें तुलनात्मक अंतर। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा का एक रूप है, जबकि कॉलरिज का मानना है कि कविता की भाषा विशिष्ट और अर्थगर्भी होती है। वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि काव्य भाषा और गद्य भाषा में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। इसके विपरीत कॉलरिज कहते हैं कि काव्य के लिए एक भिन्न और सुनिश्चित शब्द विन्यास अनिवार्य है। वर्ड्सवर्थ के अपने काव्य भाषा विषयक चिंतन में निजी व्यक्तित्व या व्यक्ति पक्ष की अवहेलना है, जबकि कॉलरिज की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा प्रथमतः उसकी ज्ञान, बुद्धि और संवेदना पर निर्भर करती है, फिर उसके निजी व्यक्तित्व और जातीय गुणों पर। कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज काव्य चिंतन का महत्व भी बताते हैं। कवि और काव्य और कविता का विषयक चिंतन भी करते हैं, उस पर भी हम देखते हैं। उन्होंने अपनी चिंतन परिधि के अंतर्गत कवि, काव्य और कविता तथा कला आदि बिंदुओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। कॉलरिज का स्वयं का व्यक्तित्व बहुआयामी था। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, इतिहास, राजनीति तथा पत्रकारिता अनेक क्षेत्रों और विषयों का उन्हें ज्ञान था। यही कारण है कि वे एक कवि से बहुज्ञता की आशा रखते थे। काव्य और कविता को कॉलरिज ने अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किया। कॉलरिज के मतानुसार काव्य शब्द अत्यंत व्यापक अर्थ समाहित किए हुए हैं। काव्य के अंतर्गत दर्शन, कला, चित्र आदि बहुत कुछ सम्मिलित है। काव्य उन व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है जो छंदोबद्ध भाषा का प्रयोग करना जानते हैं। इसके विपरीत कविता वह है जिसका माध्यम शब्द हो। अब हम कॉलरिज और छायावादी कवियों के काव्य चिंतन को भी देखते हैं। कॉलरिज अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा के कवि आलोचक थे और अब यह एक स्वीकृति तथ्य है कि हिंदी की छायावादी कविता ने पर्याप्त प्रभाव
अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य आंदोलन से ग्रहण किए हैं। हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन पर यह प्रभाव विषय वस्तु तथा शिल्प दोनों स्तर पर पड़ा है। अंग्रेजी के रोमांटिक कविता आंदोलन ने जिस प्रकार मुक्ति की कामना की, प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया तथा एक विराट मानवता का स्वप्न देखा, उसी प्रकार हिंदी के छायावादी कविता में भी स्वतंत्र चेतना, प्रकृति चित्रण और मानवता की जय की घोषणा मिलती है। कल्पना छायावादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। छायावादी कवियों ने कल्पना शक्ति के प्रयोग द्वारा नए नए बिंबों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। इस प्रकार हमने कॉलरिज के सभी काव्य चिंतन विषयों पर अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।